हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा इस वीडियो का सेशन रहेगा, इसमें एक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा थ्योरीज पे बात करेंगे जिसका नाम है आवर्धन। ठीक है, यानी आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये क्लास 10 और 12 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट छोटा सा एक थ्योरी होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी रह जाते हैं और ये समझने की चीजें यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो एक छोटा सा थ्योरीज को कैसे प्रूव करेंगे, इतनी फास्ट आसानी से समझ के कैसे प्रूव कर लेंगे, ये देखते हैं। और फिर आवर्धन क्या होता है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम जो टॉपिक्स का नाम है उसको लिख देते हैं आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन होता है, जब हम इसकी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन का जब बात करते हैं, तो अगर कोई इसका डिफिनेशन पूछता है तो पहला डिफिनेशन होता है जो प्रतिबिंब होता है ना, इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है फॉर्मूला इसका? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब का ऊंचाई। तो बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब माने क्या होता है? वस्तु। ठीक है, फिजिक्स के भाषा में इसको बिंब कहा जाता है। तो बिंब का ही होता है प्रतिबिंब, है ना? बिंब का ही क्या होता है? प्रतिबिंब। तो बिंब की ऊंचाई। तो इमेजिन करना है कि आवर्धन का जो डिफिनीशन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, देख लो बच्चा, इधर याद हो जाएगा ऐसे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, ये जो बट्टा लिख रहे हैं ना, बट्टा, ये जो बट्टा है ना, इसको हम लोग रेशियो बोल देंगे, अनुपात बोलेंगे, है ना? तो कैसे डिफिनीशन चलेगा बताओ? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। हो गया याद? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका और एक रिलेशन से होता है ना? एक और होता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी और बट्टा बिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, इस यहाँ के भी रेशियो से अगर हम लोग देखते हैं तो इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या? आवर्धन। डिफिनीशन दोनों याद करके रखना जरूरी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। मामला क्या है भाई? प्रतिबिंब दूरी को मानते हैं H2 और बिंब दूरी को मानते हैं H1। प्रतिबिंब सॉरी, यहाँ पे प्रतिबिंब का हाइट था इसलिए इसको H2 H1 मानेंगे। यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है तो इसको हम लोग मानेंगे V, और बिंब दूरी है तो इसको मानेंगे U। हालांकि यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो आता है किसमें? माइनस में, है ना? तो हम जो पढ़ा रहे हैं, ये जो मैटर चल रहा है ये दर्पण में चल रहा है। किसमें चल रहा है? दर्पण में। समझ आ गया? मिरर की बात कर रहे हैं हम, है ना? लेंस में जब जाते हैं तो चेंजिंग आ जाता है। तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? H2 बटा H1, और यहाँ के लिए क्या होगा? -V बटा U। चूंकि दोनों आवर्धन ही है तो दोनों आवर्धन होता है, आवर्धन को सूचित M से करते हैं। किससे करते हैं? M से। तो आवर्धन को M से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना बताओ? H2 बट्टा H1 क्या बना? -V बट्टा U। ये एक दूसरे का रिलेशन है। अगर एग्जाम में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है तो आप लोग यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में भी काफी हेल्प करेगा। अब हम ये बात कहने वाले थे कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये प्रोसेस होता कहाँ से है। हम लोग आज इसी को प्रूव करेंगे कि आवर्धन ये होता कैसे है ना? अगर एग्जाम में अगर 2 नंबर में अगर आ जाता है कि आवर्धन को प्रूफ करके दिखाइए, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। बाकी यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नो डाउट है, बहुत बड़ा बात नहीं था। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को हम लोग के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, या दूरी से अब भी आप लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। सामने इक्वेशन लिखे हैं, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करेंगे आज अवतल दर्पण में। ओके, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, वीडियोस में हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए कितना इजी तरीका से हम लोग इस थ्योरीज को भी प्रूफ करेंगे। एकदम छोटा सा 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेगा इस थ्योरी को प्रूफ करने में, कंप्लीट करने में। फास्ट, हार्ड एंड फास्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यह कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये इसका हो गया ध्रुव, है ना? ये इसका हो गया फोकस, ये इसका हो गया केंद्र। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? क्योंकि इधर का एरिया अनंत कहलाता है। हमको पता है कि किरण आरेख खींचा कैसे जाता है प्रतिबिंब के लिए।
ठीक है, तो एक सीधा इसके मूड़ी से भेजेंगे, सीधा समानांतर भेज दो भाई। और हमको पता है कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से क्रॉस करती है ना। एक किरण को हमको कहाँ भेजना पड़ता है भैया, एक किरण को हमको भेजना पड़ता है सेंटर से। कहाँ से भेजना पड़ता है, सेंटर से। इसका नियम क्या है, ये सेंटर पर ही है तो सेंटर पे जाता है, सेंटर पे वापस हो जाता है। जहां कटता है वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। समझा कि ना आया, जहां कटता है वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। एक रूल और होता है कि अगर कोई किरण ध्रुव से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, ध्रुव से, समझा गया ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब के छोर से होकर गुजरेगा, प्रतिबिंब के छोर से, निचली छोर जो होगा वहां से होकर गुजरेगा। ठीक है, इस रूल को देख लो, एक बार किरण आरेख तुम लोग देख लिया कैसे कैसे खींचे हैं, है ना। ये वस्तु को देखते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश, है ना। यहाँ पे कोई नाम रख देते हैं डी। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे ध्रुव है। दुनिया का कोनो भी दूरी ध्रुव और वस्तु, ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मानते हैं यू। क्या मानेंगे, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ए से पी तक की दूरी। समझा गया कि नहीं आया, आ रहा है। तो ए से पी तक की दूरी को क्या माने, यू मान लिए। प्रतिबिंब बना है ए डैश पी, तो ए डैश से यहां तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी। क्या कहते हैं, भी। इसको मान लिया भी। जहां हम लोग का फोकस होता है तो फोकस, हालांकि हमको इसका कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। वस्तु का हाइट, जितना हाइट है ए बी, इसको मानते हैं H1। प्रतिबिंब का जितना है इसको मान लेते हैं H2। अब हम आते हैं अपने वापस थ्योरी पे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। एकदम इजी मेथड है, इजी तरीके से समझना। मेन काम क्या है, किरण आरेख सारे लोगों को खींचना आना चाहिए। किरण आरेख खींचना कोई बड़ी बात नहीं थी, वस्तु उठाएंगे, लेंगे, मारेंगे फोकस से, है ना। एक किरण को लेंगे, ध्रुव से लेंगे तो इसके छोर से आएगा, इस सेंटर पे जाता है, सेंटर पे क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। जहां कटता है वही वस्तु का प्रतिबिंब बना, ऐसे दिखा देंगे। इसको H1 मानेंगे, इसको H2 मानेंगे। बाकी समझ में आता है कि वस्तु दूरी क्या होती है और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। लैंग्वेज में कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात लिख दिया जाता है ना। एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसमें एक वस्तु AB है जिसका हाइट H1 है, इसका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच A डैश B डैश बनता है जिसका हाइट H2 है। समझ में आ गया, हाँ? बस अब कैलकुलेशन करना है हमको। इधर जगह दिख रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन में बस एक त्रिभुज को बस समरूप करा दो, कैलकुलेशन हो गया डन। देखिए बाबू कौन सा त्रिभुज ले रहा है, यहाँ पे हल्का मिटा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम बताओ तो कौन सा ट्रायंगल है बबुआ, कौन ट्रायंगल है, जल्दी बोलो। यहाँ पे एक त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, दो इसको मिटा दिए। कौन त्रिभुज है, ए पी बी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी पी और एक त्रिभुज लेना है साथ, तो समहतीय को त्रिभुज लेना है। कौन है समहतीय त्रिभुज, देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, त्रिभुज है। कौन नाम क्या है इस त्रिभुज का, यहाँ पे, अरे नहीं दिखा, ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में दिखा, ये नहीं दिख रहा है, छोटा त्रिभुज आएगा, यहाँ पे त्रिभुज दिख गया। अब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, क्या करना है, समरूप। जैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला में किए थे। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये खड़ा है तो 90 डिग्री के एंगल पर है, ये भी खड़ा है तो कितना पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं है। ये सीधा कितना डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री। ये भी कितना पे है, 90 डिग्री। तो भाई इस त्रिभुज में का एंगल ए, इस त्रिभुज में का एंगल ए डैश, ये दोनों बराबर है। क्यों भाई बराबर है, क्योंकि वो भी 90 डिग्री है और वो भी 90 डिग्री है। तो इसको हम लिखेंगे समकोण होने से। क्या होने से, लिखना पड़ता है। एक और एंगल को हमको मिला लेना है। एक जरा बात मेरे को बताओ, क्या ये एंगल बराबर होगा, नहीं पता है, परावर्तन का नियम से। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन पर डाला गया विलंब। इन दोनों के बीच में बनता है आपतन कोण, इसके बीच बनता है परावर्तन कोण। तो तुम लोग पढ़े हो नियम, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पढ़े हो। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है,
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पे आने वाली किरण हो गई, तो ये आपतित किरण, आई जाने वाली किरण हो गई परावर्तित किरण, आई आपतन बिंदु पर ये कलम हो गया, है ना। तो ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों एंगल को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, तो ए पी बी, इधर भागना है, ए पी बी हो गया, एंगल ए पी बी। इसमें क्या एंगल बबुआ कैसे लिखोगे, ये एंगल उठाना है, ए डैश पी बी डैश, क्या लिखोगे, ए डैश पी बी डैश। दो एंगल जब इक्वल हो जाता है, ये कोई पूछेगा कि ये दोनों कैसे इक्वल हो गया, तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से। कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से। ओके, अब लिखेंगे कि दो एंगल भाई जब बराबर हो गया तो ये पक्का दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए पी बी हुआ, उड़ा दो, त्रिभुज समरूप हो गया, है ना। कौन, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हो गया। कैसे भाई, तो दो एंगल मिला, इसकी वजह से समरूप हुआ, है ना। कैसे हुआ, एंगल समरूपता से। कैसे हुआ, एंगल समरूपता से। कोई दिक्कत। अब हम लोग नियम पढ़े थे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप, हम आप लोग लिखना यहाँ पे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर हो रहा है ना सारे लोग को भाई, अगर कोई डाउट होगा तो बताना है। ओके, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब भाई भुजा उठाया कैसे जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें का सीधा वाला कौन है, इस त्रिभुज में का ए बी, इसमें का कौन है, ए डैश बी डैश। इधर ध्यान दो, इस छोटा वाले में का कौन है, ए डैश बी डैश। तो ये सीधा खड़ा है, तो जब इसमें का सीधा खड़ा वाला उठाओगे तो इसमें भी तो सीधा खड़ा वाला उठाओगे ना। सॉरी, ये एंगल इधर दिखा रहे थे, इधर भी 90 डिग्री। तो इसमें का मान उठा लिए का चीज ए बी, क्या लिए, ए बी। तो इसमें का लेंगे, ए डैश बी डैश। क्या दूसरा ले लेंगे, नहीं लेंगे ना, क्योंकि जब इधर ये 90 वाला उठा रहे थे, इसमें भी तो 90 वाला उठाना पड़ेगा। इसमें का सोया हुआ बताओ कौन है, यहां तक क्या नाम है, एपी। क्या नाम है, एपी। तो भाई जब इसमें का सोया हुआ उठाए हैं, इसमें का भी तो सोया हुआ उठाना पड़ेगा ना। तो ये क्या होगा, ए डैश पी। क्या होगा बाबू, ए डैश पी। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मायने क्या रखता है यहाँ पे, अब बात ये समझ में आ रहा है कि अब सबका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके। अब बन गया, यहां से कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पे लगाना चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करो, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर, है ना, इन सब का मान रखने पर। तो लिख देंगे निम्न का मान रखने पर। ध्यान दो, तो गड़बड़, हाँ, तो इधर उधर नहीं जाना। ए बी का मान क्या है बताओ, क्या है बोलो, ए बी का मान क्या है यहाँ पे, H1। तो ए बी की जगह पे क्या रखेंगे, H1। ए डैश बी डैश का मान क्या है, ए डैश बी डैश का मान यहाँ पे क्या लिखे थे, H2। अच्छा, H2 नीचे है ना, चिन्ह परिपाटी कैसे पकड़ा जाता है पता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इस साइड का पॉजिटिव, इस साइड का नेगेटिव। तो जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो ऊपर होगा पॉजिटिव, तो ऊपर वाला पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखे हैं। वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ओके, तो ये H1। ए डैश बी डैश बताओ नीचे है कि ऊपर है, क्या है जल्दी बोलो, ए डैश बी डैश नीचे है ना। तो इसका मान तो H2 है, लेकिन नीचे है तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में। कहा जाएगा, माइनस में, बराबर। एपी क्या है भाई, एपी यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देख रहे हो, यहां से यहां तक को क्या माने हैं, यू। तो इधर वाला को माइनस की प्लस, इधर तो क्या होगा, माइनस। ओके, फिर यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक क्या है देखो, तो यहाँ पे ए डैश पी दिख रहे हो ना, ए डैश पी को क्या माने हो, प्रतिबिंब दूरी भी माने हो, है ना। तो जब ये क्या है, ये भी तो इधर है ना जी, जब ये भी इधर है तो क्या होगा, माइनस में।
तो माइनस में भी। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बचा के आगे प्रोसेस में देखो, आगे प्रोसेस में H1 H2, यहां माइनस है ना, इसको उठाकर भेज देते हैं इधर U भी, है ना। अब माइनस में इधर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया। ये माइनस का खेल कहीं भी कर सकते हो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ से वहां कैसे आप भेज दिए, चाहे ये कर दिए चाहे वो कर दिए, ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। आप माइनस उठाकर वहां रखो, यहां रखो, वहां रखो, कुछ गलती होने वाला नहीं है। अब सुन लो जरा एक छोटा सा बात, हम लोग आवर्धन बराबर क्या पढ़े थे अभी, आवर्धन को हम लोग क्या पढ़े थे, आवर्धन को H1 बटा H2 नहीं, हम लोग पढ़े थे H2 बटा H1। क्या पढ़े थे, H2 बटा H1, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को तो माने H2, इसको माने क्या चाहिए H1, तो ये ऊपर होना चाहिए, कहां होना चाहिए नीचे, लेकिन ये देख रहे हैं कि उल्टा हो गया यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पलट रहे हैं। तो H2 को कहां कर रहे हैं भाई, H2 को कहां किए ऊपर, H1 को कहां किए नीचे। तो मैथ कहता है कि भाई एक तरफ बदल दिए तो दूसरा तरफ भी बदलना पड़ेगा, तबे हम बराबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तब भी कहां गया ऊपर, U कहां गया नीचे, माइनस जहां है वही रहने दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब बताओ, तो आवर्धन का फॉर्मूला ही ना था H2 बटा H1 और माइनस भी बटा U, आया कि नहीं आया, यही ना प्रूफ करना था। तो आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है M बराबर H2 बटा H1 इक्वल टू माइनस V बटा U। प्रूफ हो गया, इजी है, आसान है, एक ही काम में एक ही प्रूफ में निकल जाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियोस को देखकर समझकर इस थ्योरीज को बना लीजिएगा, इसका बहुत ज्यादा योगदान है अभी बहुत सारे थ्योरीज में। अभी आवर्धन निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तब उसमें पता किया जाता है कि वो कौन सा दर्पण होगा, कौन सा क्या होगा, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे इस थ्योरी पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।